हेलो। कैसे हैं आप लोग? हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ। कैसे डंडा लेके घूम रहे हो भाई? क्या हुआ? नहीं, लो लो, तुम ही यूज करो इसको। क्या पढ़ाया था मैंने? परिभाषा खत्म। आर्टिकल 13 डालो हेडिंग। ए भैया, बातचीत नहीं रहे। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13। सुनो, आर्टिकल 13 क्या कहता है? अरे यार, तुम बातें फिर कर रहे हो यार। आज का क्लास बहुत कंसेप्ट वाला है। अब क्लास आगे कंसेप्ट वाली चलेंगी। दिमाग को यहां लेके आना है क्लास में, और टेंशन को घर रख के आना है। बंगाल में खेला हो गया? खेला नहीं हुआ? है? पानी नहीं है? क्यों? मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और और क्या कहते हैं? देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल कल्चरलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एंड देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ माँ, मानुस और माटी। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म, कल्चर रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। और देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ टैगोर, बंगाली। एंड देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र, हिंदू। आप जो सोच रहे हो ऐसे नहीं चुनाव देखे जाते जैसे आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो टपोरी स्टाइल में इतना मिला, इतना जीत गए, इतना हार गए। सवाल यहां से आएगा बीपीएससी मेंस में। इस बार भी आया ना कल्चर नेशनलिज्म, अगली बार इनसे सवाल आएगा। डायरेक्ट जो मैं लिख रहा हूं यही आएगा। फोटो खींच लो। डन। लीक्ड। क्यों आएगा? देखो एक्चुअली क्या है ना, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक कॉन्सेप्ट है। अब इन चीजों को समझने के लिए तुम्हारे पास क्षमता होनी चाहिए। यानी नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, कल्चरल नेशनलिज्म, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो इसकी बात करता है, इसकी बात करता है। और बंगाल का जो रीजनलिज्म है वो माँ, मानुस, माटी की बात करता है। माँ है, माँ बंगाल में वो बात करता है रीजनलिज्म की, यानी काली। फिर वो काली की जगह पर आ गई थी ममता। मानुस मतलब बंगाली सोच, और माटी मतलब बंगाल की मिट्टी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, बड़ा प्रबल था वो, क्योंकि वो पहले से टैगोर और जो विचारधारा है वो इस पे फोकस करती थी। और इधर वाली जो विचारधारा है राष्ट्र हिंदू की संकल्पना थी। अब इन दोनों में अलग अलग अंतर है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसमें अल्पसंख्यक, क्षेत्रवाद, इन सब का महत्व होता है। इसमें राष्ट्र एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसे कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की संस्कृति, जहां संस्कृति से राष्ट्रवाद आता है।
और ये पूरा इस पर बेस्ड होता है, इसकी जीत हो गई है और ये हार गया। तो इसमें अल्पसंख्यक, तो इसमें क्या अल्पसंख्यक समुदाय को महत्व मिलता है। ये ना मां मानुस माटी का कॉन्सेप्ट रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्षेत्रवाद की राजनीति की बात करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुल के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत लगेगा इसके अंदर, पढ़ाऊंगा जब बात करूंगा। अभी ना थोड़ी अलग चीज लगेगी आपको, आप नहीं समझ सकते इस बात को। फिर आप इसे तमिलनाडु के चुनाव के साथ कॉन्ट्रास्ट करके देखो, ये सर्वस्व नहीं। तुम लोग पता है क्या, अभी तुम लोगों ने पढ़ लिया कि वहां जीत गया जीत गया, ऐसे नहीं होता है। जब राजनीति में पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग पूरा खुल जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसको मिटाओ और आर्टिकल 13 पढ़ो। ठीक है, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अभी बस तुम इतना ही याद करो किसको कितनी सीटें मिली, कौन कहां जीता। जब मैं आऊंगा मेंस में तब मैं आपको रियलिटी पढ़ाऊंगा कि क्या होता है। अभी बस तुम इतना ही जानो बेसिक बेसिक। चलो आर्टिकल 13 क्या कहता है सुनो। आर्टिकल 13 कहता है राज्य। कौन सा राज्य। आर्टिकल 13 कहता है राज्य। कौन आ गया। आर्टिकल 13 कहता है राज्य। कौन सा राज्य, सुनो ध्यान से। आर्टिकल 12 वाला राज्य। तो आर्टिकल 13 कहता है राज्य, आर्टिकल 12 वाला राज्य। अरे राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो विधि मौलिक अधिकारों से असंगत हो, मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करती हो या मौलिक अधिकार के प्रभाव को शून्य करती हो। राज्य कोई ऐसी विधि, जोर से बोलो, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून विधि नहीं बनाएगा जो विधि मौलिक अधिकार से असंगत हो। किससे अधिकार असंगत हो, मौलिक अधिकार से असंगत हो, या मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करती हो, या मौलिक अधिकार को शून्य करती हो, प्रभाव को कम करती हो, असंगत हो, या इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव डालती हो। अगर राज्य ने ऐसी कोई विधि बनाई, अगर राज्य ने ऐसी कोई विधि बनाई जो मौलिक अधिकार को संगत है, मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करती है या मौलिक अधिकार को शून्य घोषित करती है, तो ऐसी विधि का न्यायपालिका, ऐसी विधि का न्यायपालिका क्या करेगी, ऐसी विधि का न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करेगी। क्या करेगी, ऐसी विधि का न्यायपालिका करेगी न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायपालिका क्या करेगी, ऐसी विधि का पुनरावलोकन करके अगर वो विधि मौलिक अधिकार के खिलाफ पाई जाएगी, अगर वो विधि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ पाई जाएगी, तो ऐसी इस विधि को क्या करेगी, वो शून्य घोषित कर देगी। क्या घोषित कर देगी, क्या घोषित कर देगी। तो आर्टिकल 13 में आप क्या देख रहे हो कि सर आर्टिकल 13 के अंदर ना एक प्रकार का प्रोविजन है। आर्टिकल 13 में लिखा है कि जब भी कोई विधि बनेगी, लॉ बनेगा, तो उस लॉ को न्यायपालिका के सामने से गुजरना पड़ेगा और न्यायपालिका उसमें फिल्टर डालेगी। उस फिल्टर का नाम क्या, न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे मान के चलो एक कानून बना, संसद ने विधि फेंकी, लॉ फेंका, या विधि आई, कोई भी विधि आई, लॉ आया, और विधि यहां न्यायपालिका के सामने जाएगा, तो न्यायपालिका उसे चेक करेगी, फिल्टर टेस्ट करेगी। अगर वो विधि अच्छी है, गुड है, गुड और बैड, अगर वो विधि गुड है तो विधि पास हो जाएगी, अगर वो विधि बैड है तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर क्या चेक करता है कि वो विधि मौलिक अधिकार से कैसी ना हो, उन पे क्या ना डालती हो, उसका प्रभाव कैसा ना हो। अगर वो गुड विधि है तो पास, अगर बैड विधि है तो रिजेक्ट हो जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना। तो ऐसी कोई विधि, तो यानी आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि हमारे कंट्री में न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, लेकिन हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। पर यह ऐसा बताया गया, ऐसा समझ में आता है कि हमारे देश में जब न्यायपालिका के सामने कोई लॉ जाएगा तो न्यायपालिका उसे क्या करेगी, चेक करेगी। क्या करेगी, क्यों करेगी चेक, क्योंकि हमारे कंट्री में न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करने का काम दिया गया है। न्यायपालिका का काम है संविधान की रक्षा करना, और विधायिका का काम है विधि बनाना, और कार्यपालिका का काम है कार्यों को लागू करना। तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने के लिए और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकार की रक्षा करने का जो काम है, ये हमारी न्यायपालिका को दिया गया है। तो न्यायपालिका इस बात को चेक करेगी, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है, कि ये इस बात को चेक करे कि संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। अरे बोलो हाँ या ना। तो आर्टिकल 13 में
न्यायपालिका इस बात की रक्षा करती, इसको चेक करती है। समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। लिखो आर्टिकल 13, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो जो राज्य कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, या मौलिक अधिकारों के प्रभाव को कम करती हो, या मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करती हो, ऐसी विधि को न्यायपालिका ऐसी विधि को न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ऐसी विधि को न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से शून्य घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। अरे हाँ या ना, बोलो। शून्य घोषित कर देगी। अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि जब न्यायपालिका के द्वारा किसी कानून को चेक किया जाए, उसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, न्यायिक पुनरावलोकन। देखो छोटी जगह लिख दो न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? देखो न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिका से लिया है। इसमें क्या होता है? इसमें न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में केस आया था जिसका नाम था मारवरी मारवरी बनाम मेडिसन। क्या नाम था? मारवरी बनाम मेडिसन। तो मारवरी बनाम मेडिसन विवाद जो था, इसे हम नाम देते हैं मारवरी बनाम मेडिसन। तो मारवरी बनाम मेडिसन जो वाद था, इस वाद में एक केस निकलकर आया था। डन। इस केस में निकला, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका, यानी विधायिका ने द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं और कार्यपालिका ने जो लागू किया है, कार्यपालिका की बनाई गई जो विधियां हैं, तो कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियों और कानूनों का पुनरावलोकन करे। क्या करे? यानी उन्हें चेक करे। तो हम इसे क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी बताओ, ये दिखाई दे रहा है? छोटा लिख रहा हूं, बड़ा लिखूं? पक्का? इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। समझ आई बात? नहीं आई तो लिखे न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। लेकिन यह सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के मारवरी बनाम मेडिसन वाद में अमेरिका के
मारवारी बनाम मेडिसन बाद में यह सिद्धांत आया, इसके अनुसार मारवारी बनाम मेडिसन बाद में यह सिद्धांत आया, इसके अनुसार कार्यपालिका के किए गए कार्य, इसके अनुसार कार्यपालिका के किए गए कार्य और विधायिका के बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन करना कि यह कानून संविधान के नियमों के खिलाफ तो नहीं, संविधान के नियमों के खिलाफ तो नहीं, इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। नियमों और आदर्श भी लिख देना, नियमों और आदर्शों के खिलाफ तो नहीं, इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अरे डन, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। जब मारवारी केस कब आया था? 1803 में, 1803 लिख देना उसके आसपास, या ऐसे याद रखो 1803 में आया था मारवारी बनाम मेडिसन, 1803 में। अरे हाँ या ना, जोर से बोलो, डन डन डन। चलो, इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं बताओ। अब संविधान में आप पढ़ोगे, आर्टिकल 103 पढ़ोगे, सॉरी 137 पढ़ोगे, 32 पढ़ोगे, 226 पढ़ोगे, सब लिख दोगे। इसे संविधान के आर्टिकल 32, 226, 137 से समझा जा सकता है। 13 भी लिखो इसमें, 13 से समझा जा सकता है। अरे हाँ या ना, यानी इन आर्टिकल्स के माध्यम से आप समझ सकते हो। डन, इनको सबको एक साथ पढ़ोगे तो निकल के आएगा क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखो आर्टिकल 13 का दूसरा पार्ट क्या कहता है, अब समझना है। आगे बढ़े आगे। देखो अब आर्टिकल 13 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है। आर्टिकल 13 का पार्ट 1 ये कहता है, सुनो 13 का क्लॉज 1 ये। अब 13 के अंदर कई सारे आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 ये कहता है कि संविधान से पूर्व की विधि, सुनना है ध्यान से, ये हो गया आम जिंदगी, ये जो आपने पढ़ा ये होगी आम जिंदगी, टपोरी जिंदगी कहेंगे इसको। अब आगे तुम पढ़ो डिटेल में, सुनो ध्यान से। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि संविधान से पूर्व की विधि, ऐसी कोई विधि जो संविधान से पूर्व की है, यानी ऐसा कोई कानून जो संविधान से पूर्व का है, यानी संविधान जब हमारा बना तो संविधान से पूर्व की विधि, भाई जब हमारा संविधान बना तो संविधान से पूर्व की विधि, यानी संविधान कब बना? 1950 में। तो अगर कोई 1950 से पहले का कानून है, अगर कोई 1950 से पहले का कानून है, अगर 1950 के पहले का कानून अगर संविधान के विरुद्ध है, यानी मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, या वो मौलिक अधिकार से असंगत है, या मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करता है, तो संविधान से पहले का जो कानून है उस कानून को भी आर्टिकल 13 के तहत न्यायपालिका रद्द कर सकती है। यानी संविधान से पहले की विधि और संविधान से बाद की विधि, यानी संविधान से पहले का कोई भी लॉ, यानी फॉर एग्जांपल जैसे देखो हमारी कंट्री में, आप बताता हूं 1860 में बनी थी आईपीसी। कब बनी थी?
1860 में। इंडियन पीनल कोड 1807 में बना था, पता आपको? नहीं पता कब बना? इंडियन पासपोर्ट एक्ट, इंडियन साक्ष्य संहिता 1872 में बना। भारतीय साक्ष्य संहिता यानी जो साक्ष्य आप प्रोवाइड करते हो। तो अगर कोई कानून संविधान से पहले का है, 1860 का कानून है, पहले का कानून है, अगर वो कानून की कोई धारा, कोई हिस्सा अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा तो उस हिस्से को, इस धारा को रद्द कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसे ढक लिया जाएगा। जैसे आपको बताऊं एग्जांपल सुनो। आप जानते हैं आईपीसी में एक सेक्शन था 497, आपने नाम सुना है इसका? आईपीसी का सेक्शन था 497। इस सेक्शन के अंदर यह क्लॉज था कि अगर किसी पुरुष की और किसी महिला की शादी हो गई है, तो जो पुरुष और महिला की अगर शादी हो गई है, तो जो महिला है ना, महिला, ये पुरुष की प्रॉपर्टी है, पुरुष की प्रॉपर्टी है महिला। इसके अंदर सेक्शन पता है क्या था? इसे कहते हैं अडल्ट्री। अगर इस महिला ने किसी और पुरुष के साथ संबंध बना लिया तो क्या होगा? तो इस महिला को कोई सजा नहीं दी जाएगी, इस पुरुष को सजा दी जाएगी। इसे कहते हैं अडल्ट्री। डन। क्योंकि ये वाला पुरुष जो है इस महिला को माफ कर सकता है, ये वाला, इस पुरुष को सजा दी जाएगी, इस पुरुष की गलती होगी संबंध बनाना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में से कैंसिल कर दिया और ये कह दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये महिला इस पुरुष के साथ शादी के बाद भी संबंध बना सकती है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया। इसे कहा गया अडल्ट्री। और ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। यानी अगर कोई आदमी शादी के बाद संबंध बनाता है तो आर्टिकल 21 का पार्ट है, तो ये पुरुष भी किसी महिला के साथ संबंध बना सकता है। तो ये पुरुष किसी महिला के साथ, ये महिला किसी पुरुष के साथ, ये पुरुष महिला के साथ, महिला पुरुष के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अडल्ट्री को, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला वाला सेक्शन था ये वाला, कि ये पुरुष अगर संबंध महिला के साथ बनाएगा तो पुरुष को सजा मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2018 में रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि किसी पुरुष और महिला को शादी के बाद संबंध बनाने से नहीं रोका जा सकता। अगर इस पुरुष को इस महिला के इससे संबंध बनाने से प्रॉब्लम है तो ये पुरुष इस महिला से तलाक ले सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। ये अभी का जजमेंट है, फाइनल यही है। यानी अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ जा रहा है तो आप पार्टनर के साथ इस आधार पर तलाक ले सकते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को रोक नहीं सकते। आई बात समझ में? नहीं है? हाँ या ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने, अबे गधे सुन लो, सुप्रीम कोर्ट ने, अबे गधे सुनो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या है? गलत है। यानी अब तो ये सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेक्शन 497 क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान से पहले का भी कानून, अगर संविधान से पहले का कोई भी कानून है उसको भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, उसके पास ये पावर है। इसमें एक सिद्धांत काम करता है जिसे बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। देखो ग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है, सुनो। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी ग्रहण का सिद्धांत। ये क्या कहता है, सुनना ध्यान से। ये कहता है अगर कोई कानून है, ये कहता है अगर कोई लॉ है, अगर कोई कानून है, मान के चलो ये कानून है, डन, और इस कानून के बाद, ये कानून पहले का है, इस कानून के बाद क्या आया? इस कानून के बाद मौलिक अधिकार आए। क्या आया? इस कानून के बाद मौलिक अधिकार आए। ये मौलिक अधिकार आए, और मौलिक अधिकार यानी संविधान आया, और इस कानून के बाद ये संविधान यानी मौलिक अधिकार इसके बाद में आए। तो जैसे मान के चलो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये मौलिक अधिकार आए। क्या आया? मौलिक अधिकार आए। तो ये कहता है कि जो इस कानून के अंदर, अब देखो सुनना है ध्यान से आपको एक बना लेते, ये बना लिया कानून, और ये बना दिया हमने मौलिक अधिकार। क्या बना दिया है? ये बन गए आपके मौलिक अधिकार, ये हो गया आपके फंडामेंटल राइट्स। तो अगर क्या कहता है कि इस कानून के अंदर, ये जो कानून है ना, इस कानून के अंदर जो धारा ऐसी है, मान लो इस कानून का कोई ऐसा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, अगर इस कानून का ये वाला हिस्सा, इस कानून में 100 धारा है, कितनी धारा है? 100 धाराओं में से ये 80 धारा, 80 धारा तो ठीक है, और इस कानून की मान लो 20 धारा, ये 20 होंगी नहीं होंगी? होंगी 20। मान लो 20 धारा ऐसी हैं जो मौलिक अधिकार से असंगत है, जो मौलिक अधिकार से टकरा रही हैं। तो मौलिक अधिकार की छाया,
मौलिक अधिकार की छाया, ये फंडामेंटल राइट्स है। तो मौलिक अधिकार की छाया क्या करेगी, इन धाराओं को ढक लेगी। ये फंडामेंटल राइट्स है, कानून है। यानी क्या कहता है, ये संविधान बाद में आया, ये मौलिक अधिकार बाद में आया, ये कानून 1860 का है और ये संविधान आया 1950 में। तो अगर इस कानून की कोई ऐसी धारा या संपूर्ण कानून जो मौलिक अधिकार से टकराएगा या मौलिक अधिकार से संगत है या मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, तो उस कानून की उस धारा या संपूर्ण कानून को मौलिक अधिकार की छाया, आच्छादित यानी ग्रहणित यानी ग्रहण से ढक लेगी। इसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। क्या कहते हैं, ग्रहण का। यानी वो जो कानून की धारा है वो कानून से अलग नहीं होगी, वो तो कानून में ही रहेगी। भाई कानून तो पहले ही बन चुका, अब ये तो होगा नहीं राष्ट्रपति कानून को रद्द कर दे दोबारा लागू करे, ऐसा तो होगा नहीं। पर उस कानून की वो जो धारा है, जो सेक्शन है, जो मौलिक अधिकार से संगत है, उस धारा उस सेक्शन को अप्रभावी घोषित कर दिया जाएगा। कैसा घोषित कर दिया जाएगा, यानी अप्रभावी, यानी वो काम में नहीं रहेगा, वो बेकाम का हो जाएगा। इसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आई समझ नहीं आई, क्या कहते हैं इसे, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत। समझ आया कि नहीं, अरे जोर से बोलो, हाँ या ना, आया समझ। तो इसे बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। पूरी बात समझ आई। यानी संविधान से पहले का कानून अगर मौलिक अधिकार के साथ टकराएगा, यानी संविधान था पहले से, नहीं था, ये मौलिक अधिकार थे, कानून था, अब क्या आया, मौलिक अधिकार आया। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले से धरती है और धरती के बाद सूर्य है और बीच में चंद्रमा आ गया, तो ये मान के चलो, आप ये मान के चलो कि ये क्या है, ये क्या है, कानून है, धरती है, ये बीच में क्या आया, ये सूर्य आया। अब इन दोनों के बीच में अगर मान के चलो चंद्रमा आ गया, इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ गया, तो क्या लगता है, ग्रहण लगता है नहीं लगता, भाई ग्रहण कब लगता है, जब मौलिक अधिकार की छाया यहां तक ना आ पाए, जब सूर्य की छाया कहां तक ना आ पाए और बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रहण, सूर्य या चंद्र ग्रहण, सूर्य। तो वही है, ये मौलिक अधिकार का ग्रहण लग के इसे क्या होगा, इसे ढक लेगा। बात समझ आई नहीं है, वेरी गुड। लिखो आर्टिकल 13 क्लॉज 1, क्या वो बैठ नहीं पा रहा है क्या, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, संविधान से पूर्व का कोई कानून, संविधान से पूर्व का कोई कानून का मौलिक अधिकारों से, असंगत होने पर मौलिक अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित होना, मौलिक अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित होना। अरे हाँ या ना, लिखिए कैसे, ब्रेल लिपि का वो तो होगा इसके पास है, ये तो लिख तो पाएगा कोई, कुछ तो होगा इसके पास लिखने का। बेटा लिख पाते हो आप, तो ब्रेल लिपि से ही लिखते, ब्रेल से पढ़ते हो, उससे बस उसे पढ़ाई जाता है ना, सिर्फ लिखा नहीं जाता, तो लिखते क्या उसे फिर, तो नोट करो, लाए नहीं कुछ, ओके चलो, डन डन डन। तो लिखे आर्टिकल 31 लिखा आपने हेडिंग। अब लिखे संविधान से, इसके अंदर एक्सप्लेन करें, संविधान से पूर्व की कोई ऐसी विधि, संविधान से पूर्व की कोई ऐसी विधि, ऐसी विधि या विधि का कोई हिस्सा, या विधि का कोई हिस्सा
जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, कोई बात नहीं, लिखो, जो मौलिक अधिकारों से असंगत है तो संपूर्ण विधि या विधि का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है वह गैर प्रभावी, तो संपूर्ण विधि या विधि का वो हिस्सा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है वह गैर प्रभावी, लिखा ही नहीं, लिखो ना, वह गैर प्रभावी हो जाएगा, गैर प्रभावी हो जाएगा। डन। डालो ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत। इसके सामने लिखो भीकाजी, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 लिखे। संविधान से पूर्व के कानून, संविधान से पूर्व के कानून की कोई धारा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत है को मौलिक अधिकार के द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा आच्छादित करके, आच्छादित करके यानी ढक के गैर प्रभावी कर दिया जाएगा, गैर प्रभावी कर दिया जाएगा। अरे हाँ या ना, कैसा कर दिया जाएगा? गैर प्रभावी कर दिया जाए। अरे बोलो हाँ, अरे ना, गैर प्रभावी कर दिया। इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। तो एक बात बताओ लाडले, अगर वो मौलिक अधिकार वहां से हट जाए तो छाया हटेगी नहीं हटेगी? और वो कैसा हो जाएगा? प्रभावी। कैसा हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। यानी जब मौलिक अधिकार की छाया होगी तो कैसा हो जाएगा? यानी इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझना, इसका मतलब ये कानून रद्द हुआ क्या? नहीं, ये कानून कैसा हो गया? कैसा हो गया? गैर प्रभावी होगा। कैसा हो गया? अरे हाँ या ना? लिखो, जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आईपीसी के सेक्शन 497 को, आईपीसी के सेक्शन सेक्शन 497 को सुप्रीम कोर्ट ने गैर प्रभावी घोषित कर दिया। किसके संबंध में? भव्य विचार के संबंध में।
व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार क्या होता है? ऐसे लिख दो, शादी के बाद अवैध संबंध बनाने के संबंध में लिख दो। अडल्ट्री, अडल्ट्री क्या कहते हैं इसे? अडल्ट्री होती है शादी के बाद गलत संबंध बनाने के संबंध में, नोन एज अवैध संबंध, अडल्ट्री। डन। चलो 13 क्लॉज 1 समझ आया कि नहीं आया? अरे बताओ सर, हमारे यहां बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे लगा तुम ये कहने वाले हो सर हमारे यहां। डन। चलो अगला वाला आर्टिकल, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, तेरे का दो, तेरे का दो, तेरे का दो। समझो इस कहानी को सही से। तेरे का दो क्या कहता है? सुनो तेरे का दो क्या कहता है, देखो। तेरे का दो, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 2 ये कहता है, तेरे का दो ये कहता है, सुन लो ध्यान से। तेरे का दो क्या कहता है? तेरे का दो ये कहता है कि संविधान से बात की विधि, क्या कहता है? संविधान से, संविधान से बात की विधि, संविधान से कहां की विधि? संविधान से बात की विधि, यानी संविधान लागू होने के बाद की विधि। संविधान लागू हो गया और कहता है संविधान से बात की विधि, यानी संविधान लागू हो चुका, तो संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, संविधान लागू हो गया। अगर संविधान के लागू होने के बाद का मतलब क्या निकला? 1950 के बाद। अगर संविधान के लागू होने के बाद की कोई कानून है, यानी संविधान लागू हो चुका और संविधान के लागू होने के बाद का कोई कानून है, और इस कानून की कोई धारा, कोई विधि का कोई सेक्शन या संपूर्ण कानून, अगर संविधान से बाद का कोई कानून है, मान के चलो ये कानून है, ये पूरा कानून है, और ये कानून संविधान से बाद का या पहले का? जोर से बोलो। ये संविधान से बाद का कानून है, यानी संविधान बन गया उसके बाद का कानून है। अब इस कानून का कोई धारा या कोई सेक्शन, मान लो इस कानून के अंदर, कानून की 5 धारा, मान लो इसकी धारा नंबर फलाना, ये धारा हो गई इसकी, इस कानून की 5 धारा, यानी ये धारा जो मैं बता रहा हूं, ये 5 धाराएं, ये ऐसी हैं जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। बाकी जो पूरा पूरा कानून है, और इस कानून के अंदर मान लो 200 धाराएं, 200 धाराओं में से लेकिन इस कानून की 5 धारा या 10 धारा ऐसी हैं जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि इन 10 धाराओं को अलग करके, इन 10 धाराओं को अलग करके, इन 10 धाराओं को इस कानून से क्या करके? अलग करके, यानी इस 10 धाराओं को इस कानून से पृथक करके, क्या करके? इन 10 धाराओं को इस कानून से पृथक करके, क्या करके? पृथक करके, यानी इस 10 धाराओं को इस कानून से अलग करके, अलग करके बाकी जो संपूर्ण कानून है, बाकी जो संपूर्ण कानून है, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? बाकी संपूर्ण कानून को क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। यानी इसको कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? मान लो आपने संतरा खरीदा, अब संतरे के अंदर मान लो 2 फांक खराब है, तो कोई आदमी संतरा पूरा फेंक देगा, लेकिन कोई आदमी सिर्फ 2 फांक फेंक देगा। यानी आज कोई कानून बना, यानी एनजीएसी बना, कोई लॉ बना, और उस संपूर्ण कानून खराब नहीं है, उस कानून की केवल 2 या 1 धारा खराब है, मान लो, तो उस 2 या 1 धारा को उस कानून से पृथक करके, उस कानून से अलग करके, उस संपूर्ण कानून को लागू कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, या इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि न्यायपालिका के पास एक कोई क्या है? न्यायपालिका के पास एक कोई चलनी है। क्या है? चलनी, या कोई क्या, एक पर्दा है, यानी एक वो है। और न्यायपालिका जब भी कोई लॉ आया तो उस लॉ को न्यायपालिका छानती है, और अगर उस छलनी में वो कानून पास होके आगे निकल गया तो कानून ओके हो गया, इसे बोलते हैं गुड लॉ। और अगर वो कानून पास नहीं हुआ तो कैसा निकला? बैड लॉ। कैसा हुआ? तो उस कानून का वो हिस्सा जो छलनी से निकल गया, पास होके निकल गया,
उस हिस्से को लागू कर देंगे और जो रह गया वो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। समझ आया? क्या समझ आया? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी समझ आई? पूछूंगा 2 मिनट में अभी, और आज से मैं क्लास में पीटूंगा अभी तुम्हें, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ में अगर नहीं आए ना तो लाइफ टाइम कभी समझ नहीं पाओगे इन कॉन्सेप्टों को। और मेंस में कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं आएंगे। मेंस में जब मैं पढ़ाऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहां से इन सारी चीजों को जोड़ूंगा। जब मेंस में पढ़ाऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल सुप्रीमेसी, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो सब यहीं से जुड़ेंगे, तुम्हारे धुआं निकल जाएंगे। ठीक है? और तुम जो पढ़ के बैठे हो ना टपोरी स्टाइल, उसको भूलो और इसको याद करो। ये बेसिक है, दिस इज ये बेसिक है। और जब मैं पढ़ाऊंगा मेंस में वो एडवांस होगा। तो तुम ना छोटी छोटी चीजों को लेके सोचते हो तुमने पढ़ लिया, इन सब चीजों को याद करो। ये बेसिक है। कमाल की बात है तुम बेसिक नहीं आता। ये है बेसिक, एकदम बेसिक। ये तुम्हें पता होना चाहिए था। बीपीएससी का बेसिक बोला है मैंने। किसका? हाँ लिखो आगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, संविधान के बाद की विधि, संविधान के बाद की विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों के प्रभाव को कम करती है, ऐसी विधि को ऐसी विधि को उसके प्रभाव तक, ऐसी विधि को उसके प्रभाव तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी विधि को उसके प्रभाव तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अरे हाँ या ना? कैसा घोषित कर दिया जाएगा? घोषित कर दिया जाएगा। डन। डालो हेडिंग पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत किसी कानून का वह भाग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, किसी कानून का वह भाग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों से असंगत है, विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो उस कानून के तो इस कानून के उस भाग को जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, कानून के उस भाग को जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, उस कानून से अलग करके, पृथक करके, उस कानून से पृथक करके
कानून का वह वाहक जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, उस कानून से पृथक करके, डन, यानी अलग करके उस कानून को लागू किया जाएगा, उस कानून को लागू किया जाएगा। इस सिद्धांत को पृथक्करणिता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं सिद्धांत को? इस सिद्धांत को पृथक्करणिता का सिद्धांत कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी, क्या कहते हैं इसे? पृथक्करणिता का सिद्धांत। बोलो लाडले, क्या कहते हैं? अरे जोर से बोल दो। इसे क्या कहते हैं? पृथक्करणिता का सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, आच्छादनता का सिद्धांत कौन से आर्टिकल में? 13(1) और पृथक्करणिता का 13(1). तो एक बात बताओ मुझे कि हमारी न्यायपालिका केवल, संविधान आर्टिकल 13 आपने पढ़ा, हमारी न्यायपालिका केवल न्यायिक पुनरावलोकन संविधान से पहले कानून कर सकते हैं, संविधान बाद का भी कर सकते हैं? पहले और, यानी अगर ऐसा नहीं है हमारे कंट्री में कोई कानून पहले से बना हुआ है तो उसको हम चेक नहीं कर सकते कि संविधान से पहले का कानून है। यानी न्यायपालिका केवल संविधान के लॉ का ही नहीं कर सकती पुनरावलोकन, न्यायपालिका संविधान से पहले का जो कानून है उसका ही पुनरावलोकन कर सकती है, और संविधान से बाद का भी जो कानून है उसका ही पुनरावलोकन कर सकती है। तो कानून जो भी हो, चाहे वो पहला हो और चाहे वो बाद का हो, अगर मौलिक अधिकार से टकराएगा तो चूर चूर, अगर पूरा कानून टकराएगा तो पूरा चूर चूर हो जाएगा, अगर कानून का कोई हिस्सा टकराएगा तो हिस्सा खत्म। तो जो मौलिक अधिकार के भाग 3 से टकराएगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। बात समझ आई या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब एक बेसिक सवाल आता है कि बेटा एक बात बताओ, मैं बार बार कह रहा हूं विधि, ऐसी कोई विधि जो संविधान से पूर्व की है, ऐसी कोई विधि जो संविधान से बाद की है। तो जब मैं बार बार आपके सामने सवाल प्रयोग कर रहा हूं विधि, तो मुझे एक बात बताओ, ये विधि की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? यानी मैं बार बार विधि की बात कर रहा हूं, ये विधि होती क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? मैंने बार बार बोला ऐसा कोई लॉ जो मौलिक अधिकार के साथ का या बाद का है। क्या होती है विधि? विधि माने कानून। बताओ। देखो, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 13, सुनो, हमारे संविधान का आर्टिकल 13 का क्लॉज 3, आर्टिकल 13 का क्लॉज, ये पेन अपने आप चलता है और अपने आप छोड़ देता है, ये मुझे लगता है ये वाला पेन यूज करना पड़ेगा, ये वाला ना। इस आर्टिकल 13 का क्लॉज 3, क्लॉज 3 ये विधि की परिभाषा बताता है। क्या बताता है? कि हमारे कंट्री में जो विधि है, इस विधि का मतलब क्या है। तो जो विधि की परिभाषा बताता है वो बताता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? क्या है लॉ? कानून क्या है? यानी कौन से लॉ की बात कर रहा है? इसने कहा संविधान से पूर्व का विधि और संविधान से बाद का विधि, तो है क्या विधि? विधि का मतलब क्या है? लॉ का मतलब क्या है? किस लॉ की बात कर रहा है? तो देखो क्या होता है लॉ। लॉ है क्या? आप लोगों को लगता होगा कि जो पार्लियामेंट बनाता है वो लॉ है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पार्लियामेंट बनाता है वो क्या है? ऐसा नहीं है। जो पार्लियामेंट बनाता है केवल वही लॉ नहीं है। आर्टिकल 13(3) डिफाइन करता है विधि का मतलब क्या है। ये कहता है विधि का अर्थ होता है, मान के चल जैसे कोई कानून बनाया, संसद ने कोई बनाया कानून, क्या बनाया कोई, या कोई आदेश दिया, क्या दिया, या कोई अध्यादेश आया, क्या आया, कोई कानून दिया, कोई आदेश दिया, कोई अध्यादेश दिया, कोई नियम बनाया, रूल, क्या बनाया, कोई उपनियम बनाया, बाई रूल, क्या बनाया, उपनियम बनाया, कोई प्रथा बनाई, ट्रेडिशन, क्या बनाया, कोई प्रथा, कोई ट्रेडिशन बनाया, क्या बनाया, कोई नोटिफिकेशन आया, अधिसूचना, क्या आई, कोई नोटिफिकेशन आया जिसे बोलते हैं अधिसूचना, क्या बोलते हैं इसे, अधिसूचना। या कोई क्या आया, अधिसूचना के अलावा कोई क्या बनाया,
अधिसूचना के अलावा कोई क्या, या कोई क्या बनाया, कोई अधिसूचना, या कोई क्या आया, जैसे कोई विनिमय बनाया, विनिमय रेगुलेशन, क्या बनाया, विनिमय, कोई रेगुलेशन बनाया। देखो सुनो, विधि की परिभाषा के अंदर क्या आता है, सुनो आप ध्यान से। संसद ने कोई कानून बनाया, संसद ने कोई लॉ बनाया, तो संसद का जो लॉ है ना वो विधि है। संसद जो कानून बनाएगा वो विधि है। इसके अलावा कोई आदेश दिया, अब देखो डीएम ने कोई आदेश दिया, तो डीएम जो है वो राज्य है कि नहीं, हाँ या ना। डीएम ने कोई आदेश दिया, या एसपी ने कोई आदेश दिया, या दरोगा ने कोई आदेश दिया, या आपको बोला कि कल को मुसल्लापुर हाट में जो पटरी पर रेडियां लगी है नहीं लगेंगी। अगर पटरी पर रेडी लगने से किसी आदमी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप उस एसएचओ, आप उस डीएम, आप उस एसपी के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और डीएम, एसपी, आईएएस, पीसीएस, दरोगा उसके आदेश को रद्द कर सकता है। समझ आया? तो विधि का परिभाषा मतलब केवल वही नहीं जो संसद का कानून है। विधि की परिभाषा का मतलब है आदेश। कल को तुम राज्य बनोगे ना, तो मैंने क्या बताया था, राज्य के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध, यानी आप जो भी काम करोगे, आप एक पेन चलाओगे, कुछ भी आप करोगे, आपकी हर चीज के खिलाफ आदमी कोर्ट जा सकता है। अध्यादेश, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया आर्टिकल 123 में, या आर्टिकल 213 में राज्यपाल ने किया, या कोई नियम बनाया, मान लो डीएम ने नियम बनाया, सरकार ने कोई नियम बनाया, किसी प्रकार का सरकार कोई नियम बनाती है, कोई भी गवर्नमेंट ने कोई नियम बना दिया, सरकार ने किसी प्रकार का कोई नियम बना के लॉन्च कर दिया, तो कोई भी मेरे लाडले कोई भी नियम बनाए, किसी प्रकार का कोई नियम है, या कोई उपनियम बनाए, बाई रूल, उपनियम क्या होता है, छोटा मोटा रोल, या कोई प्रथा है, ट्रेडिशन है, जैसे हमारे धर्म में ट्रेडिशन है कि भाई बाप की बेटी प्रॉपर्टी बेटियों के पास जाती नहीं थी, बाप की प्रॉपर्टी बेटे का हक होती थी। अब जैसे मान लो कोई ट्रेडिशन है, 3 तलाक है, तो 3 तलाक क्या है, प्रथा है, हाँ या ना। तो अगर कोई ट्रेडिशन ऐसा है जो मौलिक अधिकार से टकराएगा, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। या कोई अधिसूचना, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, और बीपीएससी के नोटिफिकेशन में अगर मान के चलो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है बीपीएससी का नोटिफिकेशन, तो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन होगा उस बीपीएससी के नोटिफिकेशन को भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। या कोई रेगुलेशन बनाया, सरकार ने कोई रेगुलेशन बना दिया कि भाई आज से ये रेगुलेशन रहेगा, यानी जैसे मान के चलो शराब बंदी हो गई, रेगुलेशन है, विनियमन है, तो ऐसी कोई भी चीज अगर सरकार ने बनाई, राज्य ने बनाई, किसने बनाई, और अगर वो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो आर्टिकल 13 जो मैंने पढ़ा है विधि, उस विधि का मतलब ये सब है। यानी इनमें से कोई भी चीज अगर मौलिक अधिकार से टकराएगी, चाहे वो संविधान से बात की है और चाहे वो संविधान से पहले की है, वो चूर चूर हो जाएगी। कुछ समझ आया नहीं है, आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, हाँ या ना, लिखो। एक काम करो, हेलो, एक कैब वाला लौटे बेटा, कैब वाला, कैब वाले खड़ा हो जा, तुम्ही से कह रहा हूँ, गधे पीछे देख रहा है, हाँ तुम्हारे पीछे वाले, तुम्हारे जो कैब वाला तुम खड़े हो गए, तुम्हारे पीछे वाला खड़ा हो, उसके पीछे वाला खड़ा हो जा, अबे इसके पीछे वाला कौन है, ब्लू शर्ट खड़ा हो, तुम्हारी राइट में कौन है, खड़ा कर इसको, उसके राइट में कौन है, खड़ा कर इसको, तुम ब्लू शर्ट बैठ जाओ, तुम दोनों बाहर आ जाओ जल्दी, चलो गधे बात कर रहे हो, हाँ। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, बोल बोल, आर्टिकल 13 क्या है, 13 क्या है, आज तक के इतिहास में इस केजीए से मुझे 4 साल हो गए, पहले मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, और इतने बच्चे तो मैंने कई बार पढ़ाया, तो जिसको मैंने क्लास में खड़ा किया ना, वो कभी उत्तर नहीं बता पाया। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि किसकी समझ में आ रहा है और किस समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानबूझ के इग्नोर मारता हूं किसी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं
5 साल नीचे बैठा हूं और उसके बाद ऊपर आया हूं। यानी मैंने तैयारी की है सिविल सेवा की, पीएचडी करके डायरेक्ट नहीं टपक गया यहाँ के मैं, तैयारी की है मैंने सिविल सेवा की। तो मुझे अच्छे समझ आता है कि मास्टर के कैसे बेवकूफ बनाना है। समझ में नहीं आया तब भी गर्दन हिला देनी है, हाँ आया 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 सर आया। ये सब मेरे साथ मत क्या करो। पता क्या कर रहा था, समझ में क्यों नहीं आया तो आंसर दे। पुनरावलोकन क्या होता है, हैं? न्याय पुनरावलोकन क्या होता है, इसका आंसर दे जाओ दोनों। न्याय पुनरावलोकन क्या होता है बताओ। हाँ भाई, किस केस में न्यायिक पुनरावलोकन आया था? न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से। बता, संविधान का आर्टिकल 13 का 1 क्या कहता है? संविधान से कौन सी विधि? बोलो। पहले पढ़ा है पॉलिटी? पहली बार पढ़ रहा है? पढ़ा है पहले? पहली बार पढ़ रहा है? गधे ऐसे क्यों पढ़ रहा है? संविधान से पूर्व की विधि कौन सा आर्टिकल में है? इधर आओ दोनों, इधर आओ। संविधान से पूर्व की विधि कौन से आर्टिकल में है? दिमाग काम नहीं कर रहा है तेरा? संविधान से पूर्व की विधि कौन से आर्टिकल में है? हैं? बाहर है? चल जा, गॉड ब्लेस यू, चल इधर आ। गधे, दिमाग काम करा ले अपना, जा। हाँ, संविधान से पूर्व की विधि कौन से आर्टिकल में है? हैं? चल जा, ऐस कर, सही से पढ़ा कर, गधा पता नहीं कैसे पढ़ता है। दिमाग को एक्टिव रखा करो। चलो लिखो एक बार, कानून आदेश लिखो। आर्टिकल 13(3) विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा का अर्थ है, विधि की परिभाषा का अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है कोई कानून, कोई कानून, कोई आदेश, कोई कानून, कोई आदेश, अध्यादेश, कोई विनियमन, विनियमन, कोई नियम, उपनियम, प्रथा, अधिसूचना, अधिसूचना, ये सब क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जोर से बोलो। ये सब क्या है? अगर ये सब काम होंगे और तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें क्या कर सकता है? चेक। क्या कर सकता है? चेक। क्या कर सकता है? अगर जिन बच्चों को, कितने बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगा, ये अब तक का सबसे आसान टॉपिक है। इससे आसान टॉपिक के, इससे सबसे आसान था ये बेसिक, इसके बाद अब चलेगी फाउंडेशन। डन। ये मतलब फाउंडेशन से भी लूज की चीज थी, ये बहुत बेसिक बात थी। ये तुम्हें टफ लग रही है लाडले, ये तो बहुत बच्चों वाली बात थी। अब समझो, यहां से आएगा कॉन्सेप्ट, दिमाग को यहां लाओ और यहां समझो। अधिकारी बनने आए चपरासी? वेरी गुड, फोकस है। देखो यहां देखो, तो अगर कोई संविधान से पूर्व की विधि या संविधान से बाद की विधि, तो विधि की परिभाषा मैंने आपको बता दी, ये विधि है। अब एक बात तुम मुझे बताओ, अगर हमारे कंट्री में एक तरफ न्यायपालिका है, क्या है हमारे कंट्री में? जोर से बोलो, क्या है हमारे कंट्री में? और हमारे कंट्री में क्या है? संसद। क्या है हमारे कंट्री में? संसद को मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? अगर हमारे कंट्री में संसद है और इस संसद को ये पावर दी गई है कि हमारे संविधान में जो भी संशोधन होगा, यानी संविधान में जो भी बदलाव होगा, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो हमारे संसद को दी गई है। संविधान में बदलाव हमारा संसद करेगा। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? और न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करनी है। क्या करनी है?
संविधान की रक्षा करनी। क्या करनी है? संविधान की। अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या संविधान का संशोधन जब संसद करेगा, तो क्या संविधान का संशोधन जो है ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? यानी अगर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का संशोधन जब संसद करेगा तो संसद ने जय संविधान को बदला, न्यायपालिका उसे चेक करेगी और चेक करेगी, वो गलत पाया तो उसे क्या कर देगी। तो फिर संसद की पावर क्या हुई? नहीं, इतना जल्दी आंसर मत दो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। फिर संसद की पावर क्या रही? फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कंट्री में सर्वोच्च न्यायपालिका है। भाई दो प्रकार के कॉन्सेप्ट है, एक होता है न्यायिक सर्वोच्चता और एक होता है जुडिशियल सर्वोच्चता। एक होता है न्यायिक सर्वोच्चता और एक होता है संसदीय सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता का जो कॉन्सेप्ट है ना, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ये संसदीय सर्वोच्चता का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन में मिलता है। कहां मिलता है? जोर से बोलो, कहां मिलता है? और मेरे लाडले, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला न्यायिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट कहां मिलता है? अमेरिका। कहां मिलता है? मैंने मीन्स में ना इसे क्लियरली पढ़ाया था और यहीं से सवाल आया था नहीं आया था? इस बार आया था नहीं आया था? तो ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में और ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में। बोलो हाँ या ना? तो हमारे देश में अगर न्यायपालिका सब कुछ है तो इसका मतलब न्यायिक सर्वोच्चता है, जबकि हमारे कंट्री में संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे कंट्री में न न्यायपालिका बड़ी है न विधायिका बड़ी है। तो अगर आप जैसे कह रहे हो, आपने कहा कि अगर संसद के बनाए गए कानून का, संविधान के संशोधन का, संविधान के बदलाव का अगर न्यायपालिका पुनरावलोकन करेगी तो एक बात बताओ, फिर तो न्यायिक सर्वोच्चता होगी। फिर संसद की पावर क्या हुई? और अगर संसद के पास पावर नहीं है तो फिर संविधान में लिखा क्यों है कि संविधान में संसद संशोधन कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल था कि हमारे कंट्री में, ये बहुत बड़ा सवाल था कि संसद की पावर क्या है? सारी पावर तो न्यायपालिका के पास है। तो इस सवाल का उत्तर किसके पास था? सुप्रीम कोर्ट के पास था। और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि एक बात बताओ कि जो आपने विधि की परिभाषा बताई कि आप सारी चीजों को चेक कर लोगे, तो क्या संविधान संशोधन भी विधि है? क्या जब भी संसद संविधान में संशोधन करेगा उसको भी आप चेक करोगे या उसे छोड़ दोगे? तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम बताएंगे, बताओ क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले केस गया जिसका नाम था शंकरी प्रसाद। क्या नाम था? शंकरी प्रसाद। शंकर प्रसाद ने, इसका नाम था शंकरी प्रसाद। तो शंकरी प्रसाद का जो केस है 1951 का केस है। कब का केस है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया चाची बताओ कि क्या संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 13 की 3 में, संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के 3 में आता है? अगर आएगा तो किस परिभाषा में आ गया? विधि में आ गया। और अगर आ गया तो न्यायपालिका उसका क्या करेगी? तो क्या आर्टिकल 13(3) यानी विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन आता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन विधि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह निकला कि संविधान जो है, उस संविधान में, मेरे लाडले, उस संविधान में संसद जो है, क्या बोला मैंने? उस संविधान में संसद जो है वो संशोधन कर सकता है। अरे बोलो हाँ या ना? संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकता है और वो विधि की परिभाषा में नहीं आएगा, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। इसके बाद दूसरा केस आया जिसका नाम था, क्या नाम था? सज्जन सिंह। क्या नाम था? और सज्जन सिंह जो बाद आया, सज्जन सिंह बाद, ये जो केस आया ये आया 1965। कब का आया? सुप्रीम कोर्ट से फिर से पूछा गया कि चचे बताओ संविधान संशोधन विधि है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है चेले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है चेले, संविधान संशोधन जो है ना, यानी संविधान में जो बदलाव होता है, संविधान में जो संशोधन होता है, ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। काम खत्म। यानी संविधान में जो बदलाव करने का अधिकार है वो किसको प्राप्त है? और संसद जो भी चेंज करेगा उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या आया? इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। किसकी सरकार आ गई?
और इंदिरा गांधी ने संविधान में धुआंधार बदलाव करने की कोशिश करी। तो एक केस आया, इस केस का नाम था गोलकनाथ। क्या नाम था? क्या नाम था? अभी जो केस आया जिसका नाम था गोलकनाथ, क्या नाम था? बनाम पंजाब राज्य। क्या नाम था? बनाम पंजाब राज्य। तो केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, ये केस था 1967 का। पूछा चचे बताओ संविधान में संशोधन विधि है या नहीं है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी बात को बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में जब भी संशोधन होगा, संविधान का जो संशोधन है वो संविधान का संशोधन भी विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, यानी संविधान संशोधन भी विधि है। यानी संविधान में जब भी बदलाव होगा तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा। इंदिरा गांधी ने कैसे कैसे कर दोगे भाई तुम? इंदिरा गांधी ने कहा एक बात बताओ, अगर तुम संविधान संशोधन का पुनरावलोकन करोगे तो संसद के पास फिर क्या पावर है? और इंदिरा गांधी इस बात पे ऑफेंड हो गई, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो भाई, फिर तो न्यायिक सर्वोच्चता हमारी कंट्री में होगी। इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की इस बात का बदला देने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में। कौन सा किया? 1971 में। और संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा 13 का क्लॉज 4, 13 का क्लॉज 4। और इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने 13 के 4 में लिख दिया, क्या लिख दिया? लिख दिया कि संविधान संशोधन, संविधान का जब भी संशोधन होगा, लिख दिया कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आएगा, इंदिरा गांधी बोले ले ले नहीं आएगा जा। इंदिरा गांधी ने संविधान में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया और लिख दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत, यानी संविधान में संशोधन कर सकता है संसद और उसे न्यायपालिका रोक। इंदिरा गांधी ने चेंज कर दिया, आर्टिकल 13 का 4 जोड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट शांत रहा, शांत रहा, शांत रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैडम जो कर दिया सब ठीक है। अब इसके बाद एक केस आया, इसे बोलते केशवानंदा भारती। क्या बोलते? देखो एक्चुअली में सब ये मामला कहां का था पता आपको? ये सारे केस ना, ये सारे केस रिलेटेड है संपत्ति के अधिकार से। किससे रिलेटेड है? जब सरकार संपत्ति को ले रही थी तो सरकार संपत्ति को लेते समय मौलिक अधिकारों में संशोधन कर रही थी, क्योंकि आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार है। और सरकार जब मौलिक अधिकारों को बदल रही थी तभी केस जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह रहा था कि सरकार संशोधन कर सकती है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में कहा कि सरकार कर सकती है पहले वाले में ना, इसीलिए सरकार ने 9वीं अनुसूची जोड़ी और संपत्ति के अधिकार के प्रभाव को कम कर दिया। याद आया? याद आया? लेकिन जब सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती और संविधान संशोधन भी विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? ये आर्टिकल जोड़ा 3 और 4 और इसमें 24वां अमेंडमेंट किया। और इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे कि इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 31C जोड़ा था, जो 31C 39B और 39C को बड़ा करता है और आर्टिकल 14 और 19 को कमजोर करता है। कितने बच्चों ने कॉन्सेप्ट सुना है? ये वाला कॉन्सेप्ट सुना है? देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी समझ में धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी आपको पॉलिटी धीरे धीरे समझो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जानो चीजों। देखो देखो प्यारे बच्चों एक बात तुम सुन लो, मैं जो पॉलिटी पढ़ाना चाहता हूं अगर मैंने पढ़ा दी ना तो आप में से 90% बच्चों की समझ में नहीं आएगी। क्योंकि और जो मैं पढ़ाऊंगा फिर ना वो ऐसी होगी कि वही एग्जाम में सीधी सीधी आएगी, मेंस और प्री में। मेंस में सीधी सीधी आएगी, पर अभी आपका ना लेवल बहुत डाउन है। ये सर एकदम सच बोलते हैं इस बात को, बहुत डाउन है, बहुत डाउन। आपको ना धीरे धीरे लाना पड़ता है, कई लेवल में आते हो तुम ऊपर। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो उस कॉन्सेप्ट को, इससे जोड़ नहीं रहे। लेकिन अब याद रखना एग्जामिनर अगर जोड़ने लग गया ना, जैसे आप लोग की समझ में फिजिक्स के न्यूमेरिकल, आपको लगता है न्यूमेरिकल क्यों नहीं समझ आ रहे, तो ऐसे ही ना एग्जामिनर अगर पूछने लग गया ना तो फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता।
मास्टर पढ़ाएगा 10 समझेंगे 90 नहीं समझेंगे, 10 का होगा 90 का खेल खत्म हुआ। समझो मेरी बात, कहानी समझो। देखो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से क्या। इसलिए पता हमारी क्लास में से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने नोटिस किया है कि 4 साल में मैं इस बात को सीखा हूं कि हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना है। हर कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। अगर कोई टीचर सोचे कि अपने पूरे ज्ञान को लाके इनको दे दे तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इन बच्चों को ट्रेन करना एक आर्ट है। यानी मैंने ये देखा है, जिस बच्चे को, सोचो, जिस बच्चे को संविधान नहीं आता, संविधान क्या है, अभी तुम्हें ही नहीं आता था संविधान क्या है, जिस बच्चे को संविधानवाद नहीं आता, उस बच्चे को मैं मेंस तक लेके जा रहा हूं संवैधानिक नैतिकता तक। कितनी बड़ी बात है। जिस बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कॉन्सेप्ट नहीं आते, वो बेसिक स्ट्रक्चर से मोरालिटी को तोड़ के, अगर हमारे बच्चे बीपीएससी पास करके जब आएंगे ना, तो मैं दिल से इस बात के लिए खुश होऊंगा कि इस बच्चे को यहां से यहां तक ले जाना बहुत टफ काम था। कोई बच्चा ऑलरेडी ऊपर है, जाओ बेटा, कोई बच्चा ऑलरेडी ऊपर है, उसको पढ़ाना आसान है, वो जानता है। अब तुम्हें कोई पढ़ाएगा ना, अब मेंस के बाद, तो तुम्हें उस टीचर को कुछ नहीं करना। असली काम तो दिमाग यहां लगता है, जब बच्चे को यहां से यहां तक लेके आना। समझे, इतना आसान नहीं है। तुम सोचते होंगे कि हे हो गया डन, कुछ नहीं जानते ना, एकदम बेसिक हो, एकदम बेसिक। यहां देखो आगे, केशवानंदा भारती केस क्या कहता है, सुनो। तो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैडम, मैडम बोली हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैडम, मैडम बोली हां, कि मैडम आप ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैडम जो आर्टिकल 13(4) में लिखा है वो एकदम सही है, कि मैडम संविधान का जब संशोधन होगा तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। लेकिन मैडम, सुप्रीम कोर्ट बोला लेकिन मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। क्या दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। क्या दिया, और सुप्रीम कोर्ट बोला कि मैडम ये बात एकदम सत्य है। इसमें 13 जज की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल सच है, और मैडम ये बात भी सच है कि संविधान में संशोधन करने की पूरी पूरी 100% पावर किसके पास है, किसके पास है। मैडम ने कहा वाह वाह, लेकिन मैडम आप जब भी संविधान में संशोधन करोगी, आप संविधान के मूल ढांचे में संशोधन, मूल ढांचे में संशोधन। मैडम पूछिए मूल ढांचा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैडम हमें भी नहीं पता, जब तुम संशोधन करोगी तो हम बताएंगे, जब तुम छेड़ोगी तो हम बताएंगे, यहां ही नहीं छेड़ना था बस। मैडम की ये कौन सी बात हुई भाई, यानी संविधान में संशोधन करने की पावर संसद के पास है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। और मूल ढांचा क्या है, ये हम समय समय पर, इंदिरा गांधी ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि हम छेड़ोगे तुम कहोगे यहां क्यों छेड़ा, हम छेड़ेंगे तुम कहोगे यहां क्यों छेड़ा, यही तो दिल जला था मैडम, यही नहीं छेड़ना था। तो अब ये क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया, और मूल ढांचा कहता है, इसको परिभाषित नहीं किया, और यह कहा गया कि संविधान के जो मूल आदर्श हैं, यानी आप संविधान को छेड़ोगे, लेकिन संविधान का जो दिल है, जो जान है, अगर आपने इसको छेड़ा तो हम क्या करेंगे, उसे संवैधानिक घोषित कर देंगे। तो कुछ लोगों ने यहां से कॉन्सेप्ट माना, इसी को मेंस में पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने यहां से कॉन्सेप्ट माना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, तो यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बड़ा कर लिया, अपने आप को बड़ा कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब भी सरकार कोई संशोधन करती है, सरकार एनजीएसी लेकर आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाई, सरकार जब भी ऐसी कोई काम करती है, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। तो बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को, मूल ढांचे को, यानी मूल ढांचे से, अब देखो ये जो मूल ढांचे वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी मूल ढांचे को लोग कहते हैं कि हमारे कंट्री में जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका के पास पहले केवल और केवल न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट था, ओनली जुडिशियल रिव्यू था। फिर न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट आया, न्यायिक सक्रियता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तो न्यायिक सक्रियता आई, जुडिशियल सक्रियता, एक्टिविज्म आया। और फिर सुप्रीम कोर्ट जब हर चीज में छेड़खानी करने लगा तो इसे कहते हैं न्यायिक
अतिरेक, क्या कहते हैं, न्यायिक अतिरेक, या इसे कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच, न्यायिक अति सक्रियता। और अब बात हो रही है किसकी, न्यायिक संयम। किसकी बात हो रही है, न्यायिक संयम। तो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बड़ा कर दिया संविधान को बचाने के चक्कर में, और आज हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बड़ा हो गया है संसद से, तो सुप्रीम कोर्ट हर चीज को रोक लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, न सांप मरा न लाठी टूटी, न सांप मरा न लाठी टूटी, सांप भी मरा नहीं, न सांप मरा न लाठी टूटी। न सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान संशोधन विधि नहीं है, तुमने कहा सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि मैडम आप बदलाव भी कर लो, लेकिन जो बदलाव करोगी हम कहेंगे यही नहीं करना था बस। इसे कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। अब सरकार इसको मना नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। किस चीज की रक्षा कर रहा है, उसने कहा मूल ढांचे की। मूल ढांचा क्या है, उसने कहा हमें भी नहीं पता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मूल ढांचे को समय समय पर परिभाषित किया। जैसे आप देखोगे हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जैसे हमारे कंट्री में क्या है, आज हमारे कंट्री में हम पंथ निरपेक्षता की बात करते कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता है ना, ये मूल ढांचा है। क्या ये, कि हमारे कंट्री में पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है, पहला सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे कंट्री की संघीय ढांचा, कि हमारे कंट्री में राज्य है, संघ है, ये मूल ढांचा है। हमारा कंट्री में लोकतंत्र है, हमारा कंट्री गणराज्य है, तो ये क्या है, मूल ढांचा है। हमारे कंट्री के अंदर क्या है, हमारे कंट्री के अंदर आप देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है हमारे कंट्री में, यानी न्यायपालिका को कोई छेड़ेगा तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मूल ढांचा है। हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर प्रतिनिधित्वता, संघीय ढांचा, गणराज्य हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। देख लो अगर चुनाव हुए और चुनाव में पंगा हो गया, सुप्रीम कोर्ट चुनाव को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भी क्या है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, मूल ढांचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में, अलग अलग जगह में मूल ढांचे को क्या किया, परिभाषित किया। और आज हमारे संविधान में मूल ढांचा नहीं है मतलब परिभाषित नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे देश में संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन अगर संविधान संशोधन से मूल ढांचा प्रभावित होगा तो किसके अंदर आएगा, विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। कुछ समझ आया, आया कि नहीं आया? देखो ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, मूल ढांचा, थोड़ा सा आपको समझाया है, और मैंने मूल ढांचा को कोशिश करी है कि न्यायिक सक्रियता से उसको जोड़ने की कोशिश करी है। यहीं से मेंस में एक सवाल हर साल आता है, मूल ढांचा। यानी ऐसे मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को यह बोला गया कि तुम्हारा एक काम है, इधर से कानून आएगा, विधि आएगी, और सुप्रीम कोर्ट से कहा यह संविधान है, और तुम यहां खड़े हो, यह सुप्रीम कोर्ट है, यह संविधान है, और कहा कि जब भी कोई लॉ आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक पर्दा लगा दिया, इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। जो भी कानून आएगा वो यहां से पास होगा तब यहां तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसके बाहर एक ढांचा बना दिया, इसे कहते हैं मूल ढांचा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अब लोगों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद को, दैट्स कॉल्ड जुडिशियल सुप्रीमेसी। समझ आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? धीरे धीरे और समझ आएगा। अभी आप आर्टिकल 13 का बस ये समझाया, 13(4) क्या कहता है, आया कि नहीं? चलो लिखो, क्या संविधान संशोधन विधि है? 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 अरे हाँ या ना बोलो।
लिखो। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसके निर्णय दिए, पहला लिखो शंकरी प्रसाद वाद। कैसी बात लिखते हो सर, मौसी के यहाँ गई थी तो मेरा छूट गया। कोई कह रहा है सर मैं गधो सही से पढ़ लो, आवाबाजी मत करो। ये संविधान है। लिखो शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद। राजनीति इतनी आसान चीज है क्या? है राजनीति इतनी आसान चीज? राजनीति है बेटा, ये हल्के मत लेना गधे। लिखो शंकरी प्रसाद 1951। डन। लिखे सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अरे हाँ या ना, जोर से बोलो। अगला लिखो। नेक्स्ट केस सज्जन सिंह बाद। सज्जन सिंह, कौन से सिंह? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, आप छोड़ दो ऐसे लिख के। सज्जन सिंह का वाद 1965। सज्जन सिंह बाद 1965 लिखो। संविधान संशोधन को विधि नहीं माना। संविधान संशोधन को विधि नहीं माना। क्या नहीं माना? संविधान संशोधन को विधि, अरे हाँ या ना, विधि, ये विधि नहीं है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। बेटा भारत में सिर्फ संविधान ही संप्रभु है, न्यायिक संप्रभुता नहीं है। न्यायिक संप्रभुता बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, ऐसे लोग कहते हैं, आलोचक कहते हैं। कौन कहते हैं? चलो अब डालो गोलकनाथ केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, क्या हुआ? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। प्यारे बच्चों, तुम सीरियस होके पढ़ो। तुम इतनी बातें करते हो ना आपस में, पता है मुझे तुम्हें देख के दया आती है कभी कभी। मजाक नहीं कर रहा मैं। तुम किसी भैया से आके पूछो अभी, किसी किसी आप में से कितने लोगों के जानने वालों ने इस बार 72 71वीं का मेंस दिया था? सच्ची सच्ची हाथ उठाओ जिन्होंने मेंस दिया था जानने वालों ने। अब उन जानने वालों से एक बार ये पूछना कि मेंस का पेपर कैसा आया था। हाथ उठाओ दोबारा, किन लोगों ने दिया? यहाँ मतलब जानने वालों ने दिया। आप में से आपसे उनसे पूछा मेंस का पेपर कैसा आया था? ऐसे नहीं होता पेपर। तो तुम सोच रहे हो कि मैंने एक लाइन लिख दी, मैंने कहा मैंने पढ़ाया, पेपर में आ गया। धुआं निकल जाता है मेंस लिखने में। समझे कि नहीं? मैंने कितनी बार, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और बीपीएससी का जो पॉलिटी का मेंस का पेपर आया ना, सब सब्जेक्टों की बात कर लो, तुम लोग खत्म करो। ये से तुम्हें लग रहा है ना पढ़ने में मजा आया और हो जाएगा। आप जिन लोगों ने हाथ उठाया, आपने पूछा कहां से पढ़े थे वो? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला पेपर टफ आया, हाँ या ना? उन्होंने बोला पॉलिटी बहुत टफ आई। पर मैंने पढ़ाया ऐसे था कि वो कर लेंगे। लेकिन किसी के बस की बात नहीं। कोई टीचर भी लिख सकता है उस पेपर को, धुआं दे जाएगा। मैं शर्त लगा रहा हूं तुमसे, जाओ कोई मास्टर भी लिख दे उसको। क्या बोली? पॉलिटी ठीक ठाक आई। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन उसने पूछा पॉलिटी में। अच्छी बात है, मैं पढ़ाता लिंक करके हूं। मैं तभी लिंक करके पढ़ाता हूं, आर्टिकल्स के सिंगल नहीं पढ़ाता, लिंक करके पढ़ाता हूं मैं। तुम जो सोच रहे हो, तुम्हें देख के दया आती है मुझे कि तुम मेंस दे पाओगे। छोड़ो, तुम लिख कैसे पाओगे? ही है ही। बी सीरियस। और पता है बाकी में भी ऐसा नहीं कि लाइन लिख दी। समझ विकसित होना बहुत टफ गेम है। बच्चे के दिमाग में समझ नहीं विकसित होती है। बच्चा पढ़ लिया पर समझा नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ विकसित नहीं कर पाया, और उसे बिल्ड कैसे करेगा? जोड़ ही नहीं पाएगा सब चीजों को। और उन्होंने दिया, उन्होंने पॉलिटी में दिक्कत आई उनको जिन्होंने दिया। पॉलिटी लिख पाए होंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम जो सोच लोगे ऐसा हो जाता है। इतना आसान नहीं है। सबसे आसान इतिहास बताया होगा उन्होंने। वो सबको ही लगता है, क्योंकि वो इसलिए लगता है क्योंकि वो बच्चा पढ़ रहा है शुरू से। बाकी कोई विषय में इसमें ऐसी नहीं है जो आसान हो। उसको छोड़ दो, कोई भी कोई भी। बी सीरियस और लिखो आगे। सीरियस का मतलब ये नहीं रोगे। ध्यान कंसंट्रेट करना है। इधर उधर देखते रहते हो, ही हंस गए, इधर देख लिया, मुस्कुराते रहो, लेकिन कंसंट्रेट, फोकस। लिखो आगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब 1900। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना यह माना कि संविधान संशोधन विधि है। संविधान संशोधन विधि है। इसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। इसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। संविधान संशोधन विधि है और इसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। डन डन। चलो। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध में चौबीसवां संविधान संशोधन किया वर्ष 1971 में। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध में 24वां संविधान संशोधन किया वर्ष 1971 में। कब किया?
1971 में। अरे हाँ या ना? इसमें सरकार ने क्या कहा? और अनुच्छेद 13 चार जोड़ा, और अनुच्छेद 13 चार जोड़ा। अब डालो अनुच्छेद 13 चार। देखो मैंने पूरी कहानी बताई है पहले जुड़ने की, फिर आर्टिकल 13 चार आप पढ़ रहे हो। 13 का 4, लिखो इसके अंदर 13 का 4, इसके अंदर लिखो संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आता। अतः संविधान में संसद के संसद के संशोधन का संविधान में संसद के संशोधन का, अतः संसद के द्वारा किए गए संशोधन द्वारा, संशोधन का लिख दिया, का न्यायिक पुनरावलोकन, का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, नहीं होगा। डन। चलो केसबा नंदा भारती 1973। केसबा नंदा भारती बनाम केरल राज्य 1973। केसबा नंदा भारती बनाम केरल राज्य 1973, 1973। डन। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ। 13 का 3, 13 का 3 मतलब केसबा 13 का 3 तो हो गया। केसबा नंदा भारती मूल ढांचे का। अच्छा लिखो इसके अंदर, लिखो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया, ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखो। निर्णय दिया अनुच्छेद 13 4 वैध है, अनुच्छेद 13 4 वैध है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। थर्ड चीज है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अब डालो हेडिंग मूल ढांचा। मूल ढांचा, मूल ढांचा, मूल ढांचा संविधान में परिभाषित नहीं है, मूल ढांचा संविधान में परिभाषित नहीं है।
इसे सर्वोच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर परिभाषित करता है। मूल ढांचे का अर्थ है मूल ढांचे का अर्थ है संविधान के मूल आदर्श, संविधान के मूल आदर्श, मूल सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसे इस तरह परिभाषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसे इस तरह परिभाषित किया है जैसे वे गधे फिर से क्यों लिखा रहे? परिभाषित नहीं है, समय से परिभाषित किया है। जैसे पंथ निरपेक्षता, दोबारा क्यों लिखा रहे? जैसे पंथ निरपेक्षता, संघीय ढांचा, दोबारा लिखा दिया। शांति से लिखो। पंथ निरपेक्षता, संघीय ढांचा, गणराज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। आगे लिखा, चुपचाप लिख ले। पंथ निरपेक्षता, संघीय ढांचा, गणराज्य, शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, ये सब क्या है? मूल। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस में इसको बताया है। जैसे अगर इसकी बात करूं तो आप पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया था, इंदिरा गांधी वाद हुआ था, इंदिरा गांधी का केस हुआ था चुनाव का 1975 में। वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक संघीय ढांचा है, ये बोला था कि मूल ढांचा है। संघीय ढांचा बताया था सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई केस में। हर केस में अलग अलग बताया, हर केस में अलग अलग बताया। तो संघीय ढांचे को धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? परिभाषित कर रहा है। ये एक जगह डिफाइन नहीं है। आया समझ? नहीं आया? आर्टिकल 13 समझ आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक कंसेप्ट बताओ। देखो अब बताओ, ये आईएएस कुछ नहीं है इसके सामने। तुमने सारा जोड़ लिया, ये सब आईएएस से भी ज्यादा है। अगर तुम इसे मेंस जोड़ लोगे तो आईएएस से कई गुना ज्यादा हो जाएगा ये। वो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं तो आईएएस का मेंस प्री दोनों हो गया, खत्म हो गया आईएएस का सिलेबस। मुझे बस इसमें 15 मिनट पढ़ाना है, आईएएस का सिलेबस खत्म। और आप जाके कॉपी चेक कर लेना, आपसे मैच खा जाएगी। खत्म। पढ़ा दे, खत्म करें। तो देखो सुनो, देखो एक ना, अब एक बात बताओ मुझे, एक चीज और बताओ। अगर संविधान से, सुनो, अगर गोलकनाथ केस में कह दिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, सुनो, अगर गोलकनाथ केस में कह दिया कि संविधान संशोधन विधि, तो एक बात बताओ, इससे पहले जो संशोधन हुए वो चेक होंगे कि नहीं होंगे? नहीं समझे? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में कहा, पहले माना विधि नहीं है, फिर कहा विधि नहीं है, फिर कह दिया विधि है, तो अगर अब संविधान में जो संशोधन होंगे वो इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां का, तो विधि होंगे। इससे पिछले वालों का क्या होगा? तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दी थी, उस डॉक्ट्रिन को कहते हैं क्या?
डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। तो ये कभी कभी ना, जैसे आप आईएएस के सवाल लगाओगे तो किसी अच्छी किताब में, घटना चक्र में नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग नाम का चीज मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गोलकनाथ केस से पहले जो केस हुए उनका पुनरावलोकन नहीं होगा, और इसके बाद जो संविधान में संशोधन होंगे उनका पुनरावलोकन होगा। कानून दो प्रकार के होते हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। प्रो मतलब आने वाला जमाना, आईफोन 14, 15 प्रो मतलब आगे का लेवल, रेट्रो यानी पुराना लेवल। तो जो भी कानून गोलकनाथ केस के बाद आएगा उसका संविधान संशोधन जो भी हुआ उसका पुनरावलोकन होगा, और इससे पीछे वाले जो गए उनका पुनरावलोकन आया। बात समझ नहीं आया? एक नोट डाल के लिखो। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथवाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथवाद में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, अतः भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत दिया भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत जिसके अनुसार भविष्य के संशोधनों का पुनरावलोकन होगा। भविष्य के संशोधनों का पुनरावलोकन होगा। क्या होगा? भविष्य के संशोधनों का पुनरावलोकन। अरे हाँ या ना, जोर से बोलो, हाँ या ना। चलो अब आर्टिकल 13 को एक बार यहां तक आप हल्का सा रिवाइज कर लो जिससे कि आपकी समझ में आ जाए पूरा एक बार ध्यान से। मैं फिर आगे बढ़ूंगा आर्टिकल 14 पे। यहां देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है? राज्य क्या कहता है? कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार से क्या हो, या ऐसी विधि को न्यायपालिका क्या कर देगी? राज्य। क्या कर देगी? राज्य। किसके माध्यम से? यही आम जिंदगी, आर्टिकल 13 की आम जिंदगी। इतना समझ आ गया? यहीं तक बीपीएससी की औकात है वे, इतनी यहीं तक सवाल आया आज तक। समझ गए? ये आम जिंदगी, इतना ही आपको याद रखना है कि कोई भी कानून आएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा। प्री की औकात बताइए, मेंस की तो बहुत बड़ी, इससे भी ऊपर है। बीपीएससी प्री और मेंस में आसमान जमीन, जमीन आसमान, 500 बार इतना अंतर है, दोनों में इतना अंतर है। यहां समझो, देखो तो बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है? अच्छा बताओ, न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान में डिफाइन है, यानी न्यायपालिका जो है, न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया है? अमेरिका में कौन सा केस आया? मारबरी बनाम कौन सी ईयर में आया? 1803। समझ आया यहां तक? अच्छा बताओ, न्यायपालिका संविधान से पहले के कानून का रिव्यू कर सकती है? संविधान से पहले के कानून का, हाँ या ना? कौन से आर्टिकल में लिखा है? 13 का। संविधान से कहां की विधि? संविधान लागू होने से। जैसे आईपीसी कब बनी? आईपीसी की कोई धारा अगर संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार से टकराएगी तो चूर चूर। ऐसा कभी हुआ है?
सेक्शन 497 इलीगल घोषित हुआ? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, अनुच्छेद 13 का जो एक है, अनुच्छेद 13 के एक में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया? कौन सा सिद्धांत दिया? कौन सा दिया? इसका मतलब है कोई कानून, ग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है? कोई कानून पहले से है, कानून पहले से, उसके बाद क्या आया? क्या आया? तो मौलिक अधिकार की छाया, मौलिक अधिकार की उस कानून के उस भाग को ढकलेगी जो मौलिक अधिकार के साथ क्या है? असंगत। कैसा है? संपूर्ण कानून या सिर्फ वो भाग? वो कानून रद्द होगा या गैर प्रभावी? वो कानून कैसा हो जाएगा? वो लागू, लागू। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ये कौन से केस में आया? 1900 समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अब आता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 2। 13 का क्लॉज, 13 का क्लॉज, संविधान से बात की विधि। कहां की विधि? संविधान से, संविधान से बात की ऐसी कोई विधि आज बनेगी, अगर अब बनी संविधान के बाद, यानी आज की, कल की, परसों की, जब की भी, अगर वो विधि का कोई हिस्सा मौलिक अधिकार के अगेंस्ट होगा तो इसे किस सिद्धांत लागू करेंगे? उस संपूर्ण विधि को रद्द करेंगे या उस कानून को पृथक कर देंगे? उस कानून को पृथक करके संपूर्ण कानून को क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? न्यायिक पुनर्वास। 13(1), 13(2). अच्छा बार बार क्या शब्द आ रहा है? विधि। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? दो शब्द आए, राज्य, राज्य आप जानते हो आर्टिकल 12, और क्या आया? विधि। क्या आया? तो विधि हमारे संविधान में परिभाषित है, हाँ या ना? कौन सा आर्टिकल करता है? 13 का। विधि मतलब, विधि मतलब, विधि मतलब, इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? ऐसी कोई विधि टकराएगी चाहे संविधान से और चाहे संविधान से, वो चूर चूर। अरे हाँ या ना? इतनी बात समझ आई? 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 अब 13(4), क्या संविधान संशोधन विधि है? 13(4) क्या संविधान संशोधन विधि है? ये सवाल उठाया नहीं? उठाया नहीं? ऐसे सवालों का आंसर कौन देता है? कौन देता है? केस हुआ? क्या नाम था? कब हुआ? 1900। संविधान संशोधन को विधि माना? माना? इसका मतलब है संविधान में संसद संशोधन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हाँ या ना? दूसरा केस हुआ, नाम क्या है? कब हुआ? 1900। संविधान संशोधन को विधि माना, इसका मतलब संसद संशोधन। केस का नाम कब हुआ? 1900। सुप्रीम कोर्ट निर्णय बदला या नहीं? अब का संविधान संशोधन विधि है या नहीं? विधि, विधि। और अगर विधि है तो संविधान में संशोधन होगा तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। अरे हाँ या ना? इससे संसद की पावर कम हुई या बढ़ी? कम हुई या बढ़ी? सरकार को अच्छा लगा या बुरा? अच्छा लगा या बुरा? सरकार ने संशोधन किया, कौन सा? कौन सा? कब किया? 1900। कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया? 13 कहता है संविधान संशोधन विधि परिभाषा में आएगा? नहीं आएगा। आएगा? आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना। कौन से केस में? कौन सा केस में?
कब हुआ? 1900। इसमें कितने जज थे? कितने जज थे? 13। कितने जज थे? इसका निर्णय आया 13-4 सही है गलत है? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचा संविधान में परिभाषित है। अरे परिभाषित है, अरे हाँ या ना? मूल ढांचा परिभाषित है क्या? परिभाषित है क्या? इसको परिभाषित किसने किया है? कैसे किया है? कैसे किया है? समय समय, समय समय, और समय समय पर क्या डिसाइड किया? पंथ निरपेक्षता क्या है? संघीय ढांचा, गणराज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण। अच्छा ये क्या है? मूल ढांचा। अच्छा मूल ढांचे का अर्थ है संविधान के मूल आदर्श, मूल नियम। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जोर से बोलो, अरे हाँ या ना? सब याद हुआ? याद हुआ? इसमें था ही क्या? जस्ट चिल। देखो ये ऐसे एडवांस समझो, ये तो बस बेसिक बात थी। देखो इसमें आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा गुरुजी, आपने बस 4 बातें पढ़ी। आर्टिकल 13 कहता है पुनरावलोकन होगा, 13(1) कहता है संविधान से, 13(2) संविधान से, 13(3) और 13(4) विधि नहीं है। विधि। अब यहां जो कंसेप्ट निकला, ये तो बच्चों वाली बात हुई, जो कंसेप्ट ड्रॉ हुआ, वो कंसेप्ट ड्रॉ हुआ यहां से कि गुरुजी ये न्यायिक, न्यायिक पुनराव सॉरी कॉन्सेप्ट हुआ न्यायिक पुनरावलोकन। क्या हुआ गुरुजी? ये न्यायिक पुनरावलोकन। देखो ये न्यायिक पुनरावलोकन गुरुजी ये संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, और गुरुजी ये न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, और बीच में आएगा संविधान की सर्वोच्चता। क्या आई गुरुजी? संविधान बड़ा है या ये सब बड़े? और संविधान की सर्वोच्चता के लिए आया मूल ढांचा। क्या आया? और संविधान की नैतिकता। क्या आया? संविधान की नैतिकता। संविधान की नैतिकता यानी संविधान को हमें बचाना है। और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी इन दोनों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, और न्यायिक सक्रियता लाने के लिए, इन दोनों को लाने के लिए बीच में आया न्यायिक सक्रियता। क्या आया? न्यायिक सक्रियता। ऐसे बोलते न्यायिक अतिरेक। क्या बोलते? न्यायिक अतिरेक। और यहीं से बात होती है कि न्यायपालिका अपना काम करे, उसे कहते हैं न्यायिक संयम। ये है मेंस। ये सब जोड़ दूंगा जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा। बात समझ आई नहीं आई? चलो इतना ही काफी है आज के लिए। डन। थैंक यू जय हिंद।